बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। विपक्ष की हालत कुछ ऐसी हो गई है। बिहार चुनाव से ऐसा लगता है कि इतना बड़ा झटका लगा है कि पच नहीं पा रहे हैं नतीजे, जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं, जनता के मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। और उन बैठकों का नतीजा क्या निकल रहा है? ईवीएम ईवीएम ईवीएम, मतलब ईवीएम को बदनाम कर रहा है। अजीब अजीब से दावे किए जा रहे हैं। मतलब जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि पहले से पहले हर ईवीएम में 25,000 वोट जो हैं वो डाले गए थे, लेकिन फिर भी हमारा सौभाग्य है कि हम भैया 25 हमारे विधायक जीत गए। अब चुनाव आयोग ने एक एक कर इन दावों की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा भाई आपको तो अपने पोलिंग एजेंट्स पर ही भरोसा नहीं है, तो आप और किस पर भरोसा करोगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की आज बैठक हुई, कांग्रेस ने भी वही किया जो पता ही था कि होना है, ईवीएम को दोष ठहराया और ये भी कहा कि अब भाई एसआईआर के खिलाफ एक रैली भी करेंगे और पूरे देश भर में अभियान चलाएंगे, क्योंकि हमें डर है कि बिहार में जो हुआ वो देश के दूसरे राज्यों में भी होगा। तो ये अब कांग्रेस पार्टी का रुख है। कुल मिलाकर एक के बाद एक ईवीएम बदनाम होती जा रही है और जनता मुस्कुरा रही है कि भाई मैंडेट हमारा था, हमने चूज किया कि आखिर किसको वोट पड़ने हैं, किसने काम किया है, कौन हमारे भविष्य के लिए सही नेता और गठबंधन है। लेकिन जनता की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। इस बीच रोहिणी आचार्य वो भी एक के बाद एक बम फोड़ रही हैं। आज उन्होंने एक नया वीडियो जारी कर दिया जिसमें वो किसी से फोन पर बात कर रही हैं और बोल रही हैं किडनी को लेकर, तमाम बातों को लेकर। तो कुल मिलाकर घमासान पर घमासान है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर अच्छी है। लालू प्रसाद यादव ने अपना पूरा आशीर्वाद जो है वो दे दिया है तेजस्वी यादव को। उन्होंने कहा है कि इन्होंने सबसे अच्छा काम किया, मेरा आशीर्वाद इनके साथ है, और उसके बाद वो घूमने के लिए चले गए मरीन ड्राइव। तो कुल मिलाकर आरजेडी की कमान तो तेजस्वी को सौंप दी गई है। लेकिन अब आने वाले दिनों में आखिर क्या होने वाला है? महागठबंधन वो तो खैर बिहार तक सीमित था, लेकिन अब इंडी अलायंस उसकी कमान कौन सौंपने वाला है, किसको सौंपने वाला है? क्योंकि राहुल गांधी अभी तो चुप है, लेकिन जब बोलेंगे तो वो एसआईआर पर ही बोलेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं कि इन नतीजों के बाद कौन बौखलाया हुआ है, कौन ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है और किसको अब ये डर सता रहा है कि उसकी राजनीति खतरे में आ गई है। तो जरा ये तमाम बयान और तस्वीरें देख लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे। एसआईआर के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। ये कांग्रेस का अपना पार्टी का अभियान है और ये पार्टी की रैली है। अब इस हल्की बात का मैं क्या जवाब दूं? बार बार हारते हैं फिर भी वही बोलते हैं। We are going to fight against all these things. The motive of the Election Commission is to destroy democracy. The motive of the Election Commission is to destroy the opposition parties. आज कांग्रेस को लगता है कि जब वो बुरी तरह हार गए तो बहाना क्या लिया जाए, तो उन्होंने पहले ईवीएम का बहाना लेते थे, अब एसआईआर का बहाना तलाश लिया है। कांग्रेस पतन की तरफ है, इसलिए एसआईआर को निशाना बनाया जा रहा है। ये नहीं है कि वोटर लिस्टों को क्लीन करें, इनका ये है कि वोटर लिस्टों को विपक्ष के वोटरों से क्लीन कर दें, और इसलिए एसआईआर मुद्दा है। जो न परिवार को संभाल पाया न जो पार्टी को संभाल पाया, अंदर खाने अपने अंदर उठ रहे विरोध को उन्होंने ईवीएम पर ले गए और इलेक्शन कमीशन पे, कब तक इलेक्शन कमीशन पे हार का रोना रोएंगे? तेजस्वी यादव जी अगर हारना होता ईवीएम से तो अब भी हार गए होते। बहुत सारे प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं कि इस चुनाव में क्या क्या खेल हुए हैं। वो सब की समीक्षा माइक्रो लेवल पर हो रही है और सब समीक्षा के बाद इनका पोल खोला जाएगा। निर्वाचन आयोग एसआईआर इन सवालों पर बात करने के बजाय
आत्ममंथन करना चाहिए कि किस वजह से बिहार की जनता ने उन्हें ठुकराया है। लोग अभी तक जमीनी सच्चाई को पचा पाने में एक तरह से कहिए कि स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसको। अपनी गलती की बात तो लोग करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि साहब कभी ईवीएम हो गया तो कभी अमुक आदमी ऐसा कर दिया तो कभी कुछ हो गया, तो ये सब बहानेबाजी है और इसका कोई माने नहीं है। जन सुराज और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब के बीच सवाल यही है कि भाई राहुल गांधी जो इतने समय के बाद वापस तो लौट आए, लेकिन आज ठीकरा फिर से ईवीएम पर फोड़ा। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मुद्दा उठ ही गया है। उन्होंने कहा है आने वाले दिनों में अब नेतृत्व जो है वो परिवर्तन होना चाहिए, यानी इंडी अलायंस में होना चाहिए। उनका कहना है राहुल गांधी नहीं चला पा रहे हैं, राहुल गांधी की रणनीति लगातार फेल हो रही है। कभी वो एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, जनता में क्लिक नहीं कर रहा, कभी वो अचानक से तालाब में कूद जाते हैं, जनता हंसती है। तो जनता के मुद्दों से आप दूर हो, पकड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप धूल साफ कर रहे हो आईने पर से। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ 4 जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर निखिल आनंद जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ AK वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, जो कि LJP के प्रवक्ता हैं। साथ ही तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और आरजू खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं RJD के। अब यही बात तहसीन मैं आपसे करना चाहूंगी, कहां पर धूल है और सफाई कहां चल रही है? थैंक यू रीमा जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, अब इतने लंबे समय तक बिहार में थी और जो आपका ग्राउंड कवरेज था बिल्कुल एक्यूरेट था। तो आपके जैसी पत्रकारिता और जर्नलिज्म भारत को और चाहिए। मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी। देखिए, मुझे मैं आप जानते हो कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि बीजेपी आ रही, मैं कभी इस चीज को छुपाया नहीं, लेकिन बतौर विपक्ष, और मैं मानता हूँ कि मैं विपक्ष की आवाज भी रखता हूँ, हमें अंदर देखकर, भीतर देखकर कुछ हमें निर्णय लेना होगा, कुछ हमें फैसला करना होगा। कब तक हम हर चीज, हर हार का जिम्मेदारी हम दूसरों पर डालें? जो बिहार में मुद्दा था वो एसआर वोट चोरी नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका थी, जो उन्होंने अलाउ किया आदरणीय नीतीश कुमार जी को 10,000 ट्रांसफर करना बिना बजटेड, वो सारी चीजें गलत थी। महाराष्ट्र का चुनाव पोस्टपोन किया, वहां पे लाड़की बहना स्कीम, वो सारी गलत थी। बट ये वजह नहीं है हारने की, वजह है हमने सीट जो एलोकेशन हुआ वो टाइम पे नहीं हुआ, गठबंधन टाइम पे नहीं बना, तेजस्वी को टाइम पे मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया, हम गलत मुद्दे पे कैंपेनिंग कर रहे थे, कैंपेनिंग में ब्रेक लगा। ये सारी एक वजह से आप नहीं हारते हो। अगर आप नहीं देखोगे भीतर तो कहीं ना कहीं पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे हमेशा मौका मिलता है रीमा जी आपके साथ शो पे आने। अब मैं आपके शो पे और नई बात क्या करूं? हरियाणा हो गया, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर बिहार। भाई हर सब दोष तो हमेशा दूसरों पर नहीं होगा ना, कभी हमें भी देखकर सोचना होगा। देखिए, मैथ्स ठीक था, उन्होंने चिराग पासवान जी को जोड़ लिया, उनका मैथ्स ठीक था। हमें किसने रोका गणित बनाने से? क्या कांग्रेस ने फॉरवर्ड कास्ट वोट और एक ईबीसी वोट और कुछ ओबीसी वोट को कांग्रेस ला पाई? एससी वोट भी हमसे चला गया, क्योंकि चिराग भाई वहां चले गए तो एससी वोट भी वहां पे अधिकतर चला गया। क्या हम दूसरे एससी ग्रुप्स को ले आए? ये सच्चाई है। इसको जब तक हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल मत उठाओ, उसका रोल वाज अनफॉर्चुनेट, बट उसके बावजूद हम जीत सकते थे। जो हुआ वो हमारी गलती, में मानना होगा ये बात। नहीं, उसके बावजूद मतलब? क्योंकि पब्लिक चाहती थी मेरे हिसाब से कि चेंज हो, मैं मानता हूं कि चाहती थी। बट नीतीश जी पे जो पर्सनल अटैक्स हुए वो अनएक्सेप्टेबल था। ये गलतियां हुई है, जो उन्होंने एक एरिथमेटिक बनाया हम नहीं बना पाए। फिर जो नीतीश जी ने ट्रांसफर किया वो, और सिर्फ 10,000 से लोग आपको वोट नहीं करेंगे, ये भी एक गलत फहमी है। क्योंकि नीतीश जी इतने वर्षों से महिला के लिए करते हैं, तो एक ट्रस्ट फैक्टर था, उसमें 10,000 एक आइसिंग ऑन द केक हो गया। तो ये तीन से तो हमें देख, ये नहीं है कि नीतीश जी ने सारा गलत काम किया या हम इलेक्शन कमीशन, उन पे हमें सवाल उठाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कभी तो हम खुद से सवाल पूछेंगे, भाई हम क्या कर रहे हैं? आरजू खान जी, खुद से सवाल पूछिए।
खुद से सवाल पूछने का वक्त है ये। बीजेपी और महागठबंधन कहां पर अलग था, एनडीए कहां पर अलग था, ये खुद से पूछिए। वही बात तहसीन आपके सहयोगी भी कह रहे हैं। देखिए, हम तो अपने आप से तो सवाल पूछ ही रहे हैं ना, तभी तो कल से हमारी बैठकें चालू है, हम उस पर मंथन कर रहे हैं और लगातार कई बार बैठेंगे हम तो अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल जो वाजिब है हम उसको भी उठाएंगे। हम फिर से आपके चैनल्स पे मैं कह रहा हूं बड़ी मतलब यकीन के साथ और ईमानदारी से के साथ कि ये जो सत्ता पक्ष के लोग जो फिर से जो बैठे हुए हैं आज सत्ता के अंदर, वो ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी की वजह है और वो कहना भी पड़ेगा, वो इसलिए कहना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन का फर्ज आपको थैंक यू बोलना चाहिए ना फिर तो इलेक्शन कमीशन को कि तेजस्वी जी को जिता दिया। थैंक यू बोलिए। नहीं, जाहिर सी बात है ना, अगर अपने आप को तो इनको बचाना भी है। थैंक यू मैं क्यों बोलूं? तेजस्वी यादव को जिताना वो मतलब अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने किया, बाकी सबको हराना वो किसको बचाने के लिए किया? ये एक कमाल की बात है। आप परिसार जी आप तो मेरे साथ आई थी ना विधानसभा में, आपने मेरे साथ तो किया था ना डिबेट, हम आपके डिबेट का हिस्सा रहे थे विधानसभा में, और आपने कई दिनों तक बिहार के पटना की गलियों में गुजारे, कई और गांव और शहरों में गुजारे होंगे। आपको कहीं ऐसा लगता था क्या कि 200 प्लस आ जाएगी सीटें एनडीए की? आपने मेरी फिर तो रिपोर्ट्स देखी ही नहीं। अगर आप देखते तो आज आप ये सवाल चैनल पर बैठकर नहीं करते। डे 1 से मैंने यही बताया कि महिलाएं क्या चाह रही हैं, युवा क्या चाह रहे हैं। इनफैक्ट तहसीन और आपके लिए बता दूं कि बच्चे नहीं मतलब युवाओं के बीच जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनके बीच जब बात की गई तो तेजस्वी के बारे में तो फिर भी बात हो रही थी, राहुल गांधी के नाम पर हंस रहे थे। वो कह रहे थे राहुल गांधी तो फैक्टर ही नहीं है। नहीं सुन लीजिए, अब हम भी रहते हैं, तो हम भी बिहार की गलियों में रहते हैं। हम नहीं बता रहे थे। नहीं, हम भी तो वही बता रहे हैं ना। बिहार की जनता चाहती थी बदलाव, बिहार की जनता मुद्दों पे बात चाहती थी, बिहार की जनता जो है ना पलायन के ऊपर बात करना चाहती थी, बिहार की जनता बेरोजगारी पे बात करना चाहती थी। कहाँ रहती है ये जनता? बात की ना, कहाँ पर थी ये जनता? जहां आप रहती हैं वहीं पे ये जनता रहती है। उन्होंने तो वोट दिया, उन्होंने वोट देकर मैंडेट दे दिया। नहीं ठीक है, मैंडेट दे दिया, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन इस देश में, इस लोकतंत्र में अगर कोई सवाल करता है तो ये सवाल उठाना भी उसका वाजिब है और इस सवाल को सुनना चाहिए। हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो आरजू जी एक सेकंड मैं मुझे निखिल आनंद जी के पास जाना होगा, लेकिन आरजू जी ये बताइए, इसका मतलब जो वोट पड़े हैं वो जनता के वोट नहीं थे क्या? किसके वोट थे वो? मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि जनता के जनादेश की चोरी हुई है। जनता ने जरूर वोट दिया है, लेकिन उनके जनादेश का, उनके मैंडेट की चोरी हुई है। और इस चीजों को मैं खुलेआम तौर पे कहता हूं। ये जो इनका इतराना है ना, ये जो बलखाना है, ये ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी है। जनता का जनादेश यही नहीं था। जनता चाहती थी बिहार में बदलाव, जनता चाहती थी भूखमरी से राहत, जनता चाहती थी बेरोजगारी पे वार हो, जनता चाहती थी नीति आयोग की रिपोर्टों पे बात हो, जनता चाहती थी पलायन, जिस तरीके से छठ में देखा आपने, किस तरीके से शौचालय में और रेल के डब्बों के ऊपर कैसे कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आने के लिए सवार थे, मजदूरी से छुटकारा चाहती थी बिहार की जनता। ये सारी चीजें थी और इन मुद्दों पे हमने बात किया है। और आप क्या कहना चाहती हैं कि मतलब हमने मुद्दों पे बातें नहीं की? सत्ता पक्ष के लोगों ने मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश की। मैं तो ये कह रही हूँ, जनता ने मैंडेट दिया, जनता जो चाहती थी वो हुआ, और यही आवाज आपकी पार्टी और आपके परिवार से उठ रही है, आपके गठबंधन से उठ रही है, तो आपको सुननी नहीं है। निखिल आनंद जी। नहीं, हमको सुननी है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सुनेंगे, इसीलिए हम मंथन कर रहे हैं। लगातार हम लोगों का मंथन जारी है और पूरे स्पष्ट अच्छे तरीके से जब हमारे पास एविडेंस हो जाएंगे, उस एविडेंस के पास एविडेंस इकट्ठा करने के बाद हम फिर जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। ओके, निखिल आनंद जी, सुप्रीम कोर्ट जाएगा महागठबंधन, ये इन्होंने अभी ब्रेकिंग न्यूज दी, अभी तक ये खबर आई नहीं थी। रीमा जी, मुझे तहसीन भाई को सुन के मुझे लगा कि उनका वैल्यू जजमेंट बहुत ही शानदार था। उस पर कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को जरूर आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए। देखिए, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप प्रोपेगेंडा खड़ा करके राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति जमीनी धरातल पर करनी है। अब तहसीन भाई ने कई पॉइंट उठा दिए हैं, मैं उसको फिर से दोहराऊंगा नहीं, उसको अपने तरीके से कहूंगा। इनकी राजनीति कहां से शुरू हुई? नीतीश कुमार जी की मौकरी मजाक उड़ाते हुए, उनका जो उपहास इन्होंने जिस सतही स्तर तक उतर कर आरजेडी और कई कांग्रेस के बिहार के नेताओं ने किया,
तो उसका खामियाजा है एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में। मैं तो आज भी पूछता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत BLA 1 सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनाने थे, BLA 2 सभी बूथों पर बनाने थे। कांग्रेस ने कितने बूथों पर BLA 2 बनाया? जो BLO के साथ, जो चुनाव आयोग के अपॉइंटेड ऑफिशियल BLOs होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वहां के एसआईआर की प्रक्रिया को सफल बनाते। कांग्रेस ने कितने 77,000 के लगभग बूथ है पूरे बिहार में, कितने बूथों पर BLA 2 बनाए? अब देखिए, ये जमीन पर कुछ है नहीं, ये हवाई राजनीति कर रहे हैं। विदेश चले जाते हैं, आते हैं, तालाब में कूद जाते हैं। इनको लगता है कि इनको पूरा तालाब में कूद के अति पिछड़ों का वोट हड़प लिया। अब 90% जो अति पिछड़ा मल्लाह केवर्त जो समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग, उन्होंने एनडीए को वोट दिया। अब पानी में कूदने का तो फायदा हुआ नहीं। अब कोई बेहतर तरीका शायद राहुल गांधी ढूंढेंगे। अब देखिए, इनकी हताशा इस कदर है कि परिवार में द्वंद्व हो गया है। राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। जमीनी धरातल पर मेहनत करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अच्छा, ये जरा चलाइए, ये क्या, एक मिनट रुकिए, ये नई चीज जो सामने आई है ना, जरा ऑडियो दीजिए इसका। हाँ, बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हो, तो सुन ही नहीं है। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं, कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। हाँ, कौन है? कन्हैया बेलारी जी का नंबर है। हाँ, बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। हाँ, बताया जाए। कल क्या? अच्छा देखिए, ये ऑडियो थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं इसको यहीं पर रोक रही हूँ। लेकिन ना उनका गला खराब है, शायद बहुत ज़्यादा वो इमोशनल है या क्या वजह है, बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने कैंपेन में। कन्हैया बेलारी जी से बात कर रही हैं। अब वाजपेयी जी, एक बेटी का दर्द तो सामने आ गया है, लेकिन मैं पहले ही इस बात को आगे रखूँ, आरजू जी, मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ शो से वॉकआउट मत करना अब इस मुद्दे पर। ये आरजेडी ना 2 दिन से यही कर रही है, जैसे ये मुद्दा आता है वॉकआउट कर जाते हैं। अभी आप स्क्रीन पे ये बताइए, नहीं, आप ये बताइए, नहीं, आप ये बताइए, आपके लिए देश के मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? किसी की फैमिली की चीजें को, किसी के बच्चे की ऑडियो को आप दिखाती हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है या देश महत्वपूर्ण? आपके लिए 140 करोड़ हिंदुस्तानी महत्वपूर्ण है? देश के मुद्दे पे बातें होंगी या किसी के प्राइवेट बातों पे? तो आनंदीबेन पे आप डिस्कशन करिए। मैं बैठा हूं, आनंदीबेन पे डिस्कशन करिए। आप आनंदीबेन के ऊपर डिस्कशन करिए। स्मृति ईरानी ने जैसे अपने सहेली के पति को छोड़ के आई, दूसरे के पति को उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, आप उस पे भी बात। ये जो बच्ची है ना, इसी पे डिस्कशन ये जो बच्ची है भाई, इसी पे डिस्कशन होगा ना, अब इसी पे डिस्कशन होगा ना। परिशार जी, अगर इसी पे डिस्कशन करना चाहती है तो डिस्कशन करिए। सुनने पे चली जाएगी। ये जो बच्ची है रोहिणी आचार्य, ये बच्ची ने ट्वीट किया है, एक्स पर डाला है बच्ची ने, और बच्ची ने खुद इस वीडियो को डाला है। हमने उनके कमरे में, डीडी न्यूज ने जाकर कैमरा नहीं लगाया था, ना ही उनके फोन में हमने कोई चिप लगा रखी है कि हम रिकॉर्ड कर लें। ये बच्ची ने खुद, एक बेटी ने खुद डाला है ये वीडियो, और लगातार बेटी जो है देश की, आपके परिवार की, ये खुद ट्वीट कर रही है और बता रही है क्या हुआ। ये कोई चैनलों पर तोहमत डालने से कुछ नहीं होगा। परिवार में घुसिए और देखिए। परिशार जी, आपके लिए देश के मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है क्या? ये देश का मुद्दा नहीं है? बेटी के बातों को डिस्कशन पे लाइएगा। बेटी देश का मुद्दा नहीं है तो क्यों प्रज्वल रमन्ना के साथ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, क्यों देश के आदरणीय प्रधानमंत्री प्रज्वल रमन्ना के साथ में कैंपेनिंग कर रहे थे, जिसने 4000 महिलाओं के साथ यौन शोषण अपराध किए? हाँ? उस पर करिए, उस पर डिस्कशन। बकवास पर जिस देश की बेटियों ने देश के लिए जो मेडल लेके आई, जो देश की बच्चियां जो देश के लिए मेडल लेके आई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्या कर रहे थे? देश की बच्चियां वीडियो बनाकर डालेंगी तो करेंगे डिस्कशन। देश की बच्चियां अपने आंसुओं का बदला लेना चाहेंगी तो करेंगे। जो आप कह रहे हो झूठ बोलने से नहीं होता भाई। आरजू जी,
झूठ नहीं बोलना चाहिए चैनल पर बैठकर। परिसार जी ये बताइए ना, गीता फोगाट को किस तरीके से देश के लिए मेडल लेके आ रही थी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उसके साथ? करियर डिस्कशन, वो भी देश की बेटी है, करियर डिस्कशन उसके ऊपर। कुलदीप सेंगर को किस तरीके से आप लोगों ने बचाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? जो बलात्कारी था उसको किस तरीके से बचाया? आसाराम बापू को बेल क्यों दिया? करिए डिस्कशन ना आप इस पे। मुझे नहीं पता था रोहिणी आचार्य से इतनी नफरत हो गई है आपको। अरे आप लोगों इतनी जल्दी नफरत हो जाएगी अपने घर की बेटी से जिसने लालू जी को किडनी दी। देश के प्रधानमंत्री कट्टे की बात लालू जी को करते हैं, जिसने किडनी दी उससे उसमें इतनी डिस्कशन क्यों नफरत क्यों हो नहीं जाएगी मुझे नहीं पता था। है डिस्कशन आप इतना क्यों नहीं ज्यादा करती है गुस्सा और डिस्कशन? नफरत अरे क्यों है कनपति रोहिणी और आचार्य कट्टे से पर भाई? डिस्कशन क्यों नहीं कल करती है? मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी किडनी दी। ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी चटाना छोड़कर हॉस्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें जब वो गिन रहे थे मैंने किडनी दी, हिम्मत है तो जाके किडनी आप दो। ये अगर आप में हिम्मत है तो आनंदीबेन के ऊपर करिए डिस्कशन। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आनंदीबेन के ऊपर डिस्कशन करिए, स्मृति ईरानी के ऊपर डिस्कशन करिए, आसाराम बापू के ऊपर डिस्कशन करिए, कुलदीप सेंगर के ऊपर डिस्कशन करिए, इतना क्यों तिलमिला गए? सिंह के ऊपर करिए डिस्कशन, इतना तिलमिला क्यों गए? के ऊपर डिस्कशन करिए ना। क्यों इतना जब तिलमिला आपको रहे हो? देश के मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है तो आप करिए किसी के प्राइवेट नहीं, किसी के पब्लिक, किसी के फैमिलियर मैटर में आपको जाने की क्या जरूरत है? भाई ये तो ट्रेंड बन गया है ना आपके खानदान का। पहले बहू को पीटा, फिर बेटी को पीटा, फिर लालू जी ने आशीर्वाद दिया तेजस्वी को। भाजपाइयों का क्या ट्रेंड बना है? भाजपाइयों का क्या ट्रेंड बना है? भाजपाई किसी के साथ बलात्कार करते हैं, यौन शोषण करते हैं, आके भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, वो दूध को ढिलो हो जाते हैं। वो लड़कियां करिए उस पर डिस्कशन, कहाँ है वो करिए ना वो लड़कियां? क्यों अपनी आप बीती आपको नहीं नजर आएगा। जिनका यौन शोषण हो रहा है। बिकाऊ और दलाल मीडिया को ये चीजें नहीं समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। ये देखिए आंसू, नहीं समझ में आएगी। ये देखिए आंसू बेटी के। अब आरजू जी इतना तिल मिलाने के बाद क्या कहूं मैं आपको। चलिए AK वाजपेयी जी आइए फ्रेम में। मुझे समझ में नहीं आ रहा, नारी शक्ति की बात होते ही इतना क्यों तिलमिला जाता है आरजेडी परिवार? क्या हो जाता है? अरे भाई नारी शक्ति की बात करती है, क्या हो जाता है? नालंदा में एक बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, उसके पांव में 9 किले ठोकी जाती है। करिए डिस्कशन। इतना क्यों? इतना गुस्सा बेटी की बात ना हो मतलब? अरे बालिका गृह कांड पे करिए ना डिस्कशन। बेटी की बात ना हो, बेटियों को दबा दिया जाए। बालिका गृह कांड में, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जमीनें खोदी गई, जमीन से कंकाल निकलता है, उसके बाद आप सरकार को वाजपेयी जी जवाब देंगे। आखिर में कहाँ लोग चले गए? बच्चियों के कंकाल निकले, बौखला गए हो आप। क्या खान साहब, ऐसा है, परिवार की बात अगर परिवार में रहती तो कोई नहीं जिक्र करता, कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन रोहिणी आचार्य ने खुद आके ट्वीट किया है, खुद इंटरव्यू दिया, उन्होंने खुद आप बीती बताई है। कोई उनका वो नहीं कर रहा है कि हमको चर्चा करने का शौक है किसी के परिवार में क्या हो रहा है। लेकिन ये बेटी की असीमता से जुड़ा हुआ मसला बन गया है और ये अभी पुराना नहीं है, ये आजकल का ही मुद्दा है। इससे पहले ऐश्वर्या राय ने भी ये इसी तरह से स्टेटमेंट दी थी, वीडियो बने, उनके भी आके टीवी पे इंटरव्यू दिए थे उन्होंने, उनके साथ भी मारपीट की गई थी। तो ये जो आप लोग मुख्यमंत्री बन रहे थे कि 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, ये उनका कैरेक्टर है कि वो कितना सम्मान करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज की बात हमारा कोई नैरेटिव बनाने का नहीं था, वो भी हकीकत थी। क्या क्या हुआ करता था लालू के राज में। अब तो चुनाव खत्म हो गए, लेकिन वो हकीकत थी और जनता को पता था कि अगर ये लोग आ गए, इनको वोट दे दिया तो क्या बन जाएगा। इसीलिए वोट नहीं मिले आपको। आप इतना तिलमिलाइए नहीं। बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार कोई सभ्य आदमी इसको नहीं मानेगा। इस तरह का व्यवहार करने की हमारा समाज इजाजत नहीं देता है। आप कह रहे हो चर्चा क्यों कर रहे हो? चर्चा तो आपने खुद करी है, परिवार के बाहर कैसे आ गई ये बात? राजनीति अलग है, राजनीति में हार जीत भी चलती है, लेकिन आपको हार भी नहीं बच रही। आप खुद ही कंफ्यूज हैं। कभी कह रहे कि नहीं जनता का जनादेश है, हम बैठेंगे और इस पर विचार करेंगे, लेकिन दूसरे दिन ही स्टेटमेंट आ गई कि वोट चोरी हो गए। वो जगदानंद जी ने कहा कि 25,000 पहले से ईवीएम में वोट पड़े हुए थे। तहसीन भाई ने सही कहा, ही इज अ वेरी इंडिपेंडेंट एंड बैलेंस इंटेलिजेंट पर्सन। के मुद्दे होते हैं हारने के, हमारे मुद्दे चले हैं जो हकीकत में थी। इन्होंने एक मुद्दा मैं इनका बताता हूं। इन्होंने कहा तेजस्वी ने कि हम हर परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये पॉसिबल है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे भारत सरकार के 1.5-2 करोड़ लोग एम्प्लॉई हैं, और अगर बिहार में देने लगते तो 3-3.5 करोड़ जब नौकरियां देनी पड़ती, और उसको कैलकुलेट कर लीजिए 1 साल का कितना पैसा लगेगा। तो जनता समझती है चीजों को।
जनता इनके बुलावे में आई नहीं, इसीलिए अब ये हार का ठीकरा फोड़ते रहे, लेकिन कौन मानेगा। और इसके साथ एक बात और है, लोकतंत्र में संस्थाओं पे, संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाना और बगैर सबूत के, ये खतरे की घंटी होती है। खतरे की घंटी। और तहसीलपुरा वाला जो मैं धूल की बात कर रही हूँ ना, वो जो मैं धूल की बात कर रही हूँ, वो धूल ये थी, जंगल राज की छवि नहीं निकल पाई महिलाओं के दिमाग से। एक दिन हुआ नहीं मैंडेट आए हुए और अगले ही दिन दिखाई दे गया कि महिलाओं के प्रति किस तरह का व्यवहार हो रहा है। जब घर की महिला के प्रति ऐसा हो रहा है तो बाहर की महिला के प्रति क्या होता। ये महिलाओं का विजडम था, उनको अपने पुराने दिनों की याद थी और उन्होंने वो धूल हटा दी। तो दोष किसको दिया जाए फिर? आपके व्यवहार को, आपके कैरेक्टर को? रीमा जी, अव्वल तो एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जब आप पटना में थी, एक दो बार मैंने आपको कॉल किया था, मैं बड़ी पब्लिकली बोलता हूं, और तभी आपने ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा था कि तहसीन विपक्ष जो हिसाब से माहौल टीवी पे वैसे फाइट नहीं, आपने मुझे कहा था, आपने कहा था अगर 130 135 क्रॉस कर देती है एनडीए तो कहां रुकेगी पता नहीं, ये आपने मुझसे कहा था। और ये बहुत ऑनेस्ट एनालिसिस था आपका एक पत्रकार की तरह, आपने कहा था कि माहौल है। और अगर आप एज ए पत्रकार और बहुत सारे विश्लेषक ये देख सकते थे तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्यों नहीं देखा। और मैं मानता हूं कि तेजस्वी ने लड़ाई की, मैं जेन्युइनली मानता हूं कि तेजस्वी ने लड़ाई की, पर तब तक बहुत देर हो चुका था, हमने बहुत गलतियां की है। अब जहां तक सवाल है आपका रोहिणी का और बाकी उनके परिवार का, क्योंकि वो परिवार का मामला है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि मैं परिवार को अच्छी तरह से जानता भी, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन एक चीज ये भी है कि जी, लेकिन एक चीज ये कि अब बिहार के निर्माण के अंदर एक मजबूत विपक्ष बनकर तेजस्वी यादव उठे और बिहार का जो सरकार जो काम कर रही है उसमें एक पॉजिटिव राजनीति करते, सरकार को ऑन लीश रखने का काम करे, मुझे लगता है उसमें बेटर होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन से बहुत सवाल हमें पूछने हैं, क्यों हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र का चुनाव नहीं हुआ, क्यों आपने अलाउ किया ये सारी चीज, बट ये मेन कारण नहीं था हारने का। एक व्यक्ति नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री है, महिलाएं सुरक्षित है, उन्होंने तब से, अब एक चीज सोचिए, जिनको उन्होंने साइकिल दिया, जिन लड़कियों को उन्होंने पहली टर्म में साइकिल दिया, आज तो खुद मां बन गई होगी। ये एक कॉमन सेंस की बात है। क्या आपको लगता है पसमंदा मुसलमानों ने नहीं वोट किया नीतीश जी के लिए सीमांचल में? मैं खुद पटना एयरपोर्ट में बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को मिला जो फ्लाई करते आए थे वोट करने के लिए। जब मैंने उनको पूछा आप किसको वोट करें, उन्होंने कहा एमआईएम को वोट करें। जब मैंने पूछा आप 16-17 हजार खर्च करते एमआईएम को वोट करें, कह रहे क्योंकि आप हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। तो ये मुद्दे हैं, इन पर बात करनी चाहिए। अब एमआईएम बढ़ेगा, वो आसाम में जाएगा, अजमल साहब की जगह लेगा। अगर मैं ओवैसी साहब की जगह होता, मैं भी नेक्स्ट पॉलिटिक्स यही करता। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? अगर आप ये नहीं समझोगे आप आसाम भी हार जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा। हर व्यक्ति हमारे खिलाफ नहीं है, डीडी न्यूज हमारे खिलाफ है, ये हमारे खिलाफ है, हमें पॉलिटिक्स में थोड़ी से सेतु बनाकर रखना होगा। ये मेरी अपील है, मैं इस पार्टी को वोट करता हूं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। डॉक्टर निखिल आनंद, अब प्रशांत किशोर ने जो आज बात कही उस पर आती हूं मैं। उन्होंने कहा कि भाई जिस दिन ये पैसा महिलाओं के खाते में गिर जाएगा उस दिन वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो पूरी तरह ये जो 10,000 का अमाउंट था, हर कोई उसी को मुद्दा बना रहा है कि ये 10,000 से वोट खरीदा गया। दूसरी तरफ अब चैलेंज हो रहा है कि क्या ये पैसा आएगा या नहीं आएगा।
रीमा जी, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि 10,000 रुपए को लेकर के जिस तरीके से हंगामा विपक्ष खड़ा कर रहा है। अब देखिए, ये सिर्फ 10,000 रुपए की बात नहीं है। 20 सालों के दौरान नीतीश कुमार जी ने जो क्रेडिबिलिटी इंश्योर किया है, 1,30,00,000 के आसपास जीविका बहनें हैं, करीब करीब 13 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जिनको लाखों रुपए के ऋण मिलते रहे। ये तो 10,000 रुपए छोटी सी बात है। और आपको बता दूं, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित महिलाएं ही नहीं, सामान्य वर्ग की महिलाएं भी बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी। आज एम्पावर्ड वुमेन है। बिहार पुलिस वो सबसे ज्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंट करने वाला पुलिस बल है किसी भी राज्य की पुलिस बल। 35% नौकरियों में आरक्षण, 50% पंचायती व्यवस्था में आरक्षण है। आज जिला पंचायत की अध्यक्ष है, जिला परिषद की अध्यक्ष हैं, आज नगर परिषद की अध्यक्ष हैं, आज ब्लॉक प्रमुख है महिलाएं। महिलाओं को एम्पावरमेंट करने में कितनी मेहनत सरकार ने की है। और आज देखिए कि बात करके महिलाओं के ऊपर एक तरीके से इल्जाम और ठीकरा फोड़ा जा रहा है जैसे वो कोई नासमझ महिलाएं। ये मुख्य धारा में शामिल महिलाएं हैं। जो स्कॉलरशिप योजना और साइकिल योजना तहसीन भाई ने जो कहा, वो तो प्रारंभिक चरण है। वो आज महिलाएं मां बन गई होंगी, उनकी मेमोरी क्या कहती होगी, किस दौर में ये साइकिल योजना शुरू हुई थी। बिहार के कितने बुरे त्रासदी के दौर के बाद नीतीश जी ने स्कॉलरशिप और साइकिल से जो योजना शुरू की, आज 3 करोड़ महिलाएं होंगी। 3 करोड़ ये सारी चीजें तो हमने देख ही ली ना निखिल जी, इस पर तो वोट पड़ चुका है, महिलाओं ने सोच लिया है। अब तो आगे की सुधी ले, अब तो वो वाली बात है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, अब ये वक्त आ गया है कि अब नेतृत्व परिवर्तन की मांग जो उठ रही है कि अखिलेश यादव को या तो चेहरा बनाए या ममता बनर्जी को चेहरा बनाए। मतलब ये राहुल गांधी का फेस बहुत हो गया, 95 हो गई ना हार, अब 5 का आंकड़ा बाकी है बस। करने में सब लग गए। नहीं, देखिए, जहां तक सवाल है, जिसको बनना होगा वो इंडिया अलायंस बैठकर तय करे, उसमें मैं क्या बोलूं। बट एक चीज तो तय है, जरूर तय है कि हमें एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देखना होगा। देखो, आपको भाजपा पसंद आए ना पसंद आए, एनडीए पसंद आए ना पसंद आए, आपको पता है आपको एनडीए से क्या मिलने वाला। अगर आप एक उदाहरण दे दो, मैं बहुत संक्षेप में उदाहरण देता हूं। 2 रेस्टोरेंट थे, एक रेस्टोरेंट का नाम है एनडीए, एक रेस्टोरेंट का नाम है इंडिया अलायंस। एनडीए के रेस्टोरेंट में आपको पता है आपको मिलने वाला है, हेड शेफ है नरेंद्र मोदी जी, दूसरे शेफ है अमित शाह जी, तीसरे शेफ है नीतीश कुमार जी, चौथे शेफ है निर्मला सीतारमन जी। आपको पसंद आए ना आए निर्मला सीतारमन का डिश, वो आपको क्या मिलने वाला आपको पता है। हमारे रेस्टोरेंट में हम सिर्फ कह रहे हैं कि उनका रेस्टोरेंट खराब है, वो तो ठीक है, मुझे भी नहीं खाना वो। बट आप क्या दे रहे हो, आप इंडियन दे रहे हो, कुछ और दे रहे हो, बुफे दे रहे हो, आला कार्ड दे रहे हो, हेड शेफ कौन है। जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे, देखिए क्यों नहीं हो सकता कि हम एक शैडो कैबिनेट बनाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी शैडो होम मिनिस्टर बने, अमित शाह जी कुछ बोले वो कुछ बोले, शशि थरूर जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने। लोकतंत्र इससे मजबूत होगा, इस पर डिबेट होगी। आपके शो पर आए, सोचिए जयशंकर वर्सेस शशि थरूर, आपके शो पर डिबेट हो, दोनों अपने अपने तर्क रखे, अमित शाह जी वर्सेस अखिलेश यादव जी, हम तर्क रखे, हम लोगों को सोल्यूशन दे। लोग मुझसे भी हम ये बहुत सिंपल चीज है लोकतंत्र में करना। मैं ये फिर से कह रहा हूं, हर इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठने चाहिए, इलेक्शन कमीशन पे भी उठना चाहिए। वो 10,000 इमोरल था, बट वो लीगली करेक्ट था, उन्होंने कर दिया, बट उसकी वजह से आप चुनाव नहीं हारे। बहुत और फैक्टर्स है जिसको आपको देखना है। आपको किसने कहा कि गणित मत करो, उन्होंने गणित किया, आप क्यों नहीं किए गणित, कोई आपको रोका था? कहां है कांग्रेस के फॉरवर्ड वोट्स, कहां है दूसरे ओबीसी वोट? ये जलाना था। तेजस्वी को इतना क्रेडिट में देता, उसने अपने एमवाई वोट को अधिकतर उसने इंटैक्ट रखा, थोड़ा हिमाचल में चले गए, पर फिर क्या उसके बाद के वोट्स का। तो ये चीजें भी है, इनको देखना होगा और ऑनेस्टली देखना होगा। कोई आपका दुश्मन नहीं है, नहीं दुश्मन तो नहीं है, लेकिन वाजपेयी जी ये वो पॉइंट है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग जिसकी बात की गई ना, वो तो आ गई इस तरफ। लेकिन क्या अभी कुछ पंगा चल रहा है क्या? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि भाई अब डिप्टी को लेकर बात हो रही है, फिर नीतीश जी ने इस्तीफा नहीं दिया जाकर के, सौंपा नहीं, ये तमाम चीजें भी आ रही हैं। गठबंधन में सब ठीक है ना एनडीए में? तो अरे आप तैयारी करो, कैमरे भेजो 20 तारीख के लिए, सब चीजें हो गई हैं। कैमरे तो जाएंगे ही, हम तो पूछ रहे हैं कि चल क्या रहा है। हम लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तभी तय हो गया था। बल्कि उससे पहले जून से हम लोगों ने शुरू कर दिया था कि 2025 फिर से नीतीश और 225। तो हम लोगों के यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मोदी जी को सम्मानीय नेता सबने माना हुआ है। सब चीजें आपस में एडजस्टमेंट करके हम लोग मान जाते हैं आपस में।
लेकिन हम इनको क्यों बताएंगे हार के कारण? ये इनको खुद तलाशने दीजिए ना हार के कारण। खाली कहने से नहीं होगा कि वोट चोरी हो गया या SIR गलत था। देखो, अगर आपके पास जरा भी सबूत है, बिन मांगे एडवाइस है, 250 पिटीशन फाइल कर दीजिए हाई कोर्ट में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये गंभीर विषय पे 1950 से लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराता है। विपक्ष की सरकारें भी रही हैं और एक बार नहीं, कई बार रही हैं। ये वो जमाना नहीं है जो बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। हमने तो गवाह है उन चीजों का। यहाँ तो सब EVM से, सिस्टम से होता है और EVM पे 47 फैसले आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मिला के। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था सब पार्टियों को, ये रखी मशीन, आप इसको चेक करिए, जैसे मर्जी करिए। पार्टियां पहुंची नहीं थी तो कहने अब ये जो 25,000 वोट पहले से EVM में फंसे हुए थे, ये जो दलील दी जा रही है, ये तो एक नया ही मामला आ गया ना कि 25,000 वोट पहले से हर EVM में थे। ऐसे देखो ऐसे। आरजू जी धन्यवाद जुड़ने के लिए दोबारा से, थैंक यू सो मच। कोई मानेगा इस बात को? कोई नहीं मानने जा रहा है। ये तहसीन भी नहीं मान रहा है इस बात को। तहसीन भी कह रहे हैं कि भाई हारने के कारण कई और हैं। अब ठीक रहा, आप इलेक्शन कमीशन में फोड़ो, EVM पे फोड़ो, SIR पे फोड़ो ना फोड़ो, हमें क्या लेना। लेकिन SIR भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एग्जामिन हुआ और उन्होंने आधार कार्ड को उसमें ऐड भी किया था और अभी भी मैटर पेंडिंग है। देखिए, जुडिशरी पे अगर यकीन नहीं रखोगे, इलेक्शन कमीशन पे यकीन नहीं रखोगे, तो माफ करना, जनता ये विश्वास नहीं करेगी। आरजू जी, आपके जुड़ने से पहले यही बात वाजपेयी जी कह रहे थे, इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि अब ये बिहार बदल चुका है। पहले यहाँ पर वोट चोरी हो जाती थी, मतलब पूरे के पूरे हम देखते थे किस तरह से बूथ के बूथ लूटे जाते थे, तमाम चीजें। अच्छा, ये आरजू खान के साथ कुछ दिक्कत चल रही है, पता नहीं वो अपने मन के सवाल सुनना चाहते हैं, क्या चक्कर है समझ नहीं आ रहा। जैसे ही सवाल पूछती हूँ फिर चले जाते हैं, फिर सवाल पूछती हूँ फिर वो चले जाते हैं। पहले परिवार पर सवाल के जवाब नहीं देने थे, अब ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर भी उनको जवाब नहीं देना, तो अब क्या ही बात की जाए। लेकिन तहसीन पूनावाला, ये लड़ाई तो यहीं खत्म नहीं हो रही है ना। SIR को लेकर अगर देश भर में चर्चा चलनी है और रैलियां होनी है, सर क्या आरजू जी अब जुड़े रहिएगा प्लीज। आरजू जी हमें याद दिला रहे हैं। आपसे मेरी छोटी सी आरजू है आरजू जी कि जुड़े रहिएगा प्लीज, बोलिए। मैं आपके साथ एकदम जुड़े रहूंगा। आप 140 करोड़ आम आवाम की बात करिए, एकदम मैं जुड़े रहूंगा। मुद्दे की बात करिए, मैं एकदम जुड़ा रहूंगा। मैं भी चाहता हूं कि मैं आपके डिबेट का हिस्सा रहूं। मैं चाहता हूं कि गरीबी के ऊपर बात हो, पलायन के ऊपर बात हो, भुखमरी के ऊपर बात हो, शिक्षा के ऊपर बात हो, चिकित्सा के ऊपर बात हो, और जो अभी हमने EVM के साथ या फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो बात किया है उस पर एकदम आप सफाई गोई से हमसे कोई भी सवाल पूछिए, मैं सवाल का जवाब दूंगा। और अगर किसी को प्राइवेट, अगर किसी के फैमिली को डिस्कशन करना है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आनंदीबेन के ऊपर भी हो जाए, स्मृति ईरानी के पति के ऊपर भी हो जाए, ये सारे लोगों के ऊपर हो, ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर हो, कुलदीप सेंगर के ऊपर हो, आसाराम बापू के ऊपर हो, देश के जितने भी प्रज्वल रवन्ना है उनके ऊपर बात हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के ऊपर बात हो, स्केलेटन निकलने के बाद, कंकाल निकलने के बाद मंजू वर्मा को टिकट दिया गया उसमें भी बात हो, मैं ये सारी चीजों पे मैं डिस्कशन करने के लिए मैं तैयार हूं। एक नाम तो छोड़ ही दिया, आप जिसका नाम ले लीजिए, मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं समझता हूं कि आपका इशारा क्या होगा। क्या है? आप डिस्कशन आगे रखिए। आपको तो सारे इशारे समझ में आ रहे हैं, बताइए फिर। नहीं, जाहिर सी बात है, आप लोगों के साथ और संग और सोहबत से तो इतना तो जरूर हमने सीखा है कि आपका अगला इशारा क्या होगा वो मुझे पता रहता है। चलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इशारा तो इशारा आप भी समझ गए, इशारा सारे इशारे आपको समझ में आ रहे हैं, तो क्या ही बात करें। लेकिन छोड़ दीजिए, मुझे मतलब खैर इस बात की बहुत ही एक दर्द के साथ मैं कह रही हूँ कि भाई एक बिहार की बेटी पर मैं बात कर रही थी, लेकिन छोड़ देते हैं, है ना, रोहिणी आचार्य पे बात नहीं, बिहार की एकदम बेटी पे बात करिए ना, छोड़िए बिहार की बेटियों पे बात करिए ना। हम कहाँ कह रहे हैं? NCRB के डेटा के हिसाब से बात करिए। NCRB के डेटा के हिसाब से 27,000 महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ यौन शोषण हुए हैं। छोड़ दीजिए, हो गया। आरजू जी, अब ये बताइए कि SIR को लेकर, ओके आरजू जी, SIR को लेकर ये लड़ाई कहां तक जाने वाली है? मतलब संविधान को हाथ में लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर ही कब तक ये चोट करते रहेंगे? संविधान को हाथ में लिए हैं, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र में जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उसके ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर रखा है, उसके लिए हम आवाज अपनी बुलंद करते रहेंगे।
हम जरूर सत्ता से बेदखल हो गए हैं, लेकिन सड़क से लेकर सदन तक हमको आंदोलन करने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार के जो 14 करोड़ आवाम है उनकी बातों को उठाने के लिए हमको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आजादी हमको संविधान ने दे रखी है। हमको अपनी बात कहने की आजादी संविधान ने दे रखी है, इसलिए हम अपनी बात को कहते रहेंगे सड़क से लेकर सदन तक। तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ आरजू जी कि चुनाव से पहले से आप लोगों को चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं था, तो फिर चुनाव में उतरे ही क्यों थे? जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर का जिस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं ना देश में, ऐसा कभी देश में नहीं देखा गया था। इसलिए पहले दिन से हमको चुनाव आयोग के ऊपर कहना पड़ा। और ये लाजमी सवाल है कि क्या इससे पहले इस तरीके के आप कुछ होता था, किसी का चयन इस तरीके से होता था? उनका चयन ही घेरे में है, संदेह के घेरे के अंदर है, इसलिए हमको पहले दिन से करना पड़ता था। हमने बार बार आपसे कहा कि SIR हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं था। SIR की टाइमिंग को लेके हमारे अंदर संशय थी, क्योंकि आप करवाइए। अब देखिए, आपने कह दिया ना, 1 महीने पहले आपने कह दिया कि दूसरे स्टेट में, उड़ीसा में और कहां जहां होंगे, इतने तारीख को होगा SIR। हमको कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई कि आपने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन यहां पे आपने एकाएक अनाउंस किया 28 दिनों के अंदर, और देश के तमाम टीवी चैनलों पे चला कि किस तरीके से घर में लोग रह के अपने फॉर्म भरते थे, एक लोग कैसे फॉर्म भरते थे। उस 28 दिनों में किस तरीके से उन्होंने दर्द को बयान किया है। कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया जो सरकारी कर्मचारी थे, जो इसको फॉर्म फिलअप करने का काम करते थे। तो ये सारी चीजें तो आई ना सामने। और किस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन का मामला है, मेरा सवाल ही नहीं सुना आपने। फिर इसका मतलब आरजू जी, मैंने आपसे यही कहा, ये सारी चीजें जब आपने चुनाव से पहले ही आंक ली थी, भांप ली थी, तो चुनाव में क्यों उतरे? जब पता था धांधली होने ही वाली है, आपको तो सब पता था ना, इशारा समझ चुके थे आप, तो क्यों उतरे चुनाव में? फिर बॉयकॉट कर देते चुनाव का। नहीं, अगर ऐसा ही रवैया रहा इलेक्शन कमीशन का, स्वास्थ्य संस्थाओं के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी का, सत्ता पक्ष का अगर ऐसे ही कंट्रोल रहा, तो एक दिन चुनाव भी नहीं होगा, उसका भी बहिष्कार हो जाएगा। एक दिन मतलब अगले 5 साल बाद? नहीं, अगले 5 साल बाद, या जब देश की जनता को समझ में आएगा। तो देश की जनता जनार्दन होती है, देश की जनता मालिक होती है, और जैसे ही देश की जनता मालिक अगर हमको ये हुक्म देगी कि आप चुनाव का बायकॉट करिए, हम कर देंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र में तो जनता मालिक है ना। जनता मालिक है, जनता जनार्दन था ना। और आपने शुरू में शेर सुनाया था, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी ये जो बातें कर रहे हैं, इनका कोई सिर पैर है, कोई लॉजिक है, कोई जस्टिफिकेशन है, कोई प्रिमा फेसी एविडेंस है? कहीं कुछ नहीं है। देश की मीडिया के पास एविडेंस है। अब अगर आपके पास कुछ हो, वाजपेयी जी, मैं फिर अपील कर रहा हूं आपसे, आपके पास कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट खुला है, हाई कोर्ट खुला है, और 45 दिन का टाइम होता है इलेक्शन पिटीशन फाइल करने में। माफ करना, अगर इतने ही आपके पास एविडेंस है, ये ऐसे नहीं चलता है जनाब। मैं बताता हूँ जनादेश को मानना पड़ेगा आपको। वाजपेयी जी, आप उसका जवाब भी ले लीजिए। इसको स्वीकार नहीं करती है जनता, वाजपेयी जी, जनता हर चीजों को स्वीकार करती है। चुनाव दर चुनाव हारते जाओगे। लोकसभा में अच्छा हमारी सीटें कम हुई कि नहीं हुई? एक बात का जवाब दो। लोकसभा में हमने 400 की ताल ठोकी थी और हमारी टोटल 240 आई, तो ये क्या हुआ? नहीं, हम अपने आप ही हार गए क्या, या इलेक्शन कमीशन ने हमको हरा दिया? हमने तो ये स्टैंड कभी नहीं लिया। ईवीएम के वाजपेयी जी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जवाब भी तो ले लीजिए ना। वाजपेयी जी, जवाब भी तो ले लीजिए। जवाब आप जवाब भी ले लीजिए। इलेक्शन कमीशन को किस तरीके का एविडेंस चाहिए? देश का लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होके देश की मीडिया के सामने एक हर चीज का तरीका होता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एफिडेविट पे कंप्लेंट करिए राइटिंग में। दूसरी चीजें मैं बता रहा हूं, मैं दूसरी चीजें बता रहा हूं SIR के, मैं दूसरे पे बता रहा हूं SIR के माध्यम से जो 11 दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ने दिए थे बिहार के अंदर, कि SIR के अंदर ये कागजात चाहिए। मैं पूछता हूं कि बता सकते हैं बिहार सरकार, भारत सरकार या फिर इलेक्शन कमीशन की वो कितने प्रतिशत थे? सुप्रीम कोर्ट में आपको नहीं पता कि कोर्ट इस पर फैसला दे चुका था? आपको नहीं पता इलेक्शन कमीशन ने पूरी प्रेजेंटेशन दी थी? आपको नहीं पता सारे सबूत किस तरह धराशायी हो चुके थे? तहसीलपुरा वाला एक अपील फाइल की आपने, ये रिकॉर्ड है, खाली बातों से नहीं चलता है। माफ करना,
खाली बातों से बिल्कुल नहीं चलेगा। तहसीन पूनावाला, आप इसी तरीके से चुनाव दर चुनाव हारते रहोगे। वाजपेयी जी, हम बातें नहीं करते हैं बाहर है ऐसे। बिहार में सत्ता में, ये सच है, आपके पास कोई आपके पास विजन नहीं है। ने जब कहा जनता कि आपकी बात 12वें को आधार यकीन को नहीं आधार करती है, माना माफ जाए, करना। वही आपकी हार हो गई, वही आपकी हार हो गई और ठीक है, 12वें आधार को ठीक आधार है, माना ठीक गया है। सुप्रीम तहसीन, कोर्ट के कहने पे। तहसीन, ये हमारी जीत थी। तहसीन, देखिए, मैं दोबारा से कहता हूं, इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे सवाल और प्रश्न उठाते। जो वाजपेयी जी ने कहा क्यों एफिडेविट फाइल नहीं करते, वो उसका जो कानून है, वो जो इलेक्शन कमीशन ने बताया, वो लीगल कानून है ही नहीं। लेकिन उसके बाद की कुछ बातें, अगर 45 लाख नाम, 65 लाख में से कुछ 20 लाख लोग अगर गुजर गए, तो 45 लाख लोगों का अगर नाम डिलीट हुआ, सड़क पे क्यों नहीं थे? आप सोचिए कि अगर इतने नाम डिलीट होते, लोग सड़क पे हो गए। मैं इसके आगे की बात कहता हूँ। देखिए, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में, उन्होंने अभी कल बाइट दिया कि हम जब सत्ता में आएंगे हम इलेक्शन कमीशन पे कार्रवाई करेंगे। भाई, अगर आप सत्ता में आए तो आप उसी इलेक्शन कमीशन की वजह से सत्ता में, फिर आप उसमें कार्रवाई करेंगे। मतलब देखिए, हम पब्लिक के सामने हम लॉजिक नहीं बोल पा रहे। तो मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबल होना चाहिए। विपक्ष के नेता ने बहुत गंभीर आरोप लगाए, उनका जो रवैया रहा है, उनको हटकारना, उनको कठोरता से बात करना, वो गलत था इलेक्शन कमीशन का। लेकिन अब टाइम आ गया कि हम सबूत लेकर जनता की अदालतों कोर्ट में जाए और रखे सबूत, और आपके सामने, और ये सबूत है, ये 10 लाख 12 लाख लोग हैं, ये इनका नाम जो भी हमारे पास सबूत है। दिस इज द पॉइंट आरजू जी, ये पॉइंट है। हम या तो हम ये करें, या तो हम अपनी हार को माने और जनता के बीच में जाए। नहीं, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। जब से ये इलेक्शन कमीशन का मामला हुआ, उसके बाद जब से हम लोग आ रहे हैं, कल से हम लोगों का मंथन जारी हुआ है और इस पे बहुत जल्द हम लोग आपको क्लियर कट। मैं आरजू भाई को एक सवाल पूछूं? मैं आरजू भाई से एक सवाल पूछूं? आरजू भाई, मैं मानता हूं कि बिहार को समय लगा, मैं आपकी बहुत दोस्तों में नहीं चाहता हूं कि कोई बुरी बात है, लेकिन महाराष्ट्र में, मेरे मुंबई में जितेंद्र आवाज बीजेपी के साथ गठबंधन करते क्रिकेट एसोसिएशन में जाता, जो बीजेपी लात मारते उनको बाहर निकाल दी पार्टी से, ऐसे हम विपक्ष वाले कहते हैं, हम भी कहते हैं। आप उनके साथ गठबंधन करते क्रिकेट एसोसिएशन में। भाई, ये क्या चल रहा है? अगर बीजेपी गलत काम करे, आप उनसे क्यों गठबंधन कर रहे हो? मेरे महाराष्ट्र में कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता है, क्योंकि उनकी बहू बीजेपी से जीतकर आई है, वो कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ा रहे बीजेपी के खिलाफ कॉर्पोरेशन इलेक्शन में। क्या कहोगे आप इसको? इसमें बीजेपी की गलती है? मैं, देखिए, सुनिए, देवेंद्र फडणवीस को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो भारत के सबसे पैसे वाले राज्य के मुख्यमंत्री, वो लगातार बिहार में थे। मुझे आप बताइए, कौन से मुख्यमंत्री वहां पे दूसरे थे बिना सिवाय तेजस्वी थे? शायद आप मेरे बात को आपको पसंद नहीं आएगा, क्या हमने उस लेवल की मेहनत की? हमने, शायद आपको मेरी बात पसंद नहीं आई आरजू जी, क्या हमने उस लेवल की बात की? देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े नेता अगर बिहार में बैठे हुए, विनोद तावड़े बैठे हुए, उनके मैं खुद देखा हूं, जब महेंद्रगढ़ में, जब बीजेपी हरियाणा के चुनाव में यादवों का वोट नहीं मिल रहा था, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान को मैंने स्वयं देखा है, बैठ के वहां पे पंचायत में बैठे हुए थे। क्या हम वो मेहनत कर रहे हैं? मैं कोई धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई फैन नहीं हूं, बट मैं आपसे सवाल पूछा, क्या वो हम उस लेवल का मेहनत कर रहे हैं? और जो करने को तैयार है, आप जैसे लोग, आपको क्यों मौका नहीं मिलता? आपको क्यों मौका नहीं मिलता? मैं बताता हूं तहसीन जी, हम लोगों ने लगातार मेहनत की है बिहार की सरजमीन के ऊपर। लगातार हम लोगों ने परिवर्तन की बातें की, हम लोगों ने मुद्दों की बातें की। बिहार की जो जो मुद्दे थे ना, हमने उसके ऊपर बात की। हम उसी के ऊपर बात करते हैं और हम जमीन पर ही रहते हैं। और जो दूसरा, जो शुरुआत में जो आपने 2-3 जो सवाल किए, ये सवाल बेहतर वही लोग बताएंगे जो उनके साथ गठबंधन महाराष्ट्र में करते हैं। इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन आप जो कहते हैं कि हम जमीन पर हैं या नहीं, हम 365 दिन हम जमीन पर हैं और जमीन पर ही बैठते हैं, जमीन की बातें सुनते हैं। जहां भी अगर कुछ बिहार में होता है तो वहां हम पहुंचते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचते हैं, अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो हमारी टीम पहुंचती है, हमारी टीम पहुंचती है, हमारी टीम के लोग पहुंचते हैं। आरजू जी, 365 नहीं, एक सेकंड, 365 नहीं, 360 गिनिए इसको, क्योंकि वो जो अंत के 5 दिन थे ना, जो क्रूशियल थे, जो कि उसमें तेजस्वी यादव अपने घर में बैठे थे और बाकी के बीजेपी के एनडीए के सारे नेता बाय रोड कैंपेन करने गए, लेकिन तेजस्वी यादव अंत के उन 5 दिनों में जो सबसे क्रूशियल होते हैं, घर में बैठे थे। और राहुल गांधी चले गए थे सफारी करने। तो 365 में से 5 हटा दो, 360 दिन आप लोग शायद जमीन पर रहते होंगे, लेकिन जो 5 दिन थे जिसमें जनता चाह रही थी
कि आइए हमारे बीच में आइए, मुद्दों पर बात कीजिए, नरेंद्र मोदी का जवाब दीजिए, अमित शाह का जवाब दीजिए। उन 5 दिनों में घर में बैठे थे तेजस्वी यादव। ये रणनीति फेल हुई है कि सर। देश के प्रधानमंत्री का जवाब कनपटी और कट्टे से हम देते हैं? अच्छा, कट्टे से जवाब देंगे आप प्रधानमंत्री का? नहीं, जिस तरीके से वो कह रहे थे, कनपटी और कट्टे की बात कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, तो जवाब नहीं दोगे आप जनता के बीच? तो जवाब होना चाहिए ना इस बात का कि नहीं हमारे पास नहीं है आप कट्टे, हम नहीं कट्टा हाथ में रखते हैं। अब कट्टे वाली बात खत्म हो गई। क्या परेशानी है आपकी? क्या परेशानी है? सारे कट्टे वाले कनपटी वाले तो उन्हीं के साथ है। आनंद मोहन को कानून में संशोधन करके तो वही लेके आते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, लेकिन दुलार चंद यादव की हत्या होती है। तो यही बात जनता को बता देते ना आरजू खान, यही बात बताते जनता को जाकर। रीमा जी हमने बताया ना, अरे यही बताते ना, घर में बैठ के कौन बताता है, बाहर निकल के बताना पड़ता है। हमने बताया ना कि बिहार प्रदेश में आचार संहिता लागू है, उसके बाद भी AK-47 किसने दिया? सरकार के लोगों ने दिया, तभी तो दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। हमने ये बताया ये चीजें। तो जनता ने नहीं सुना, कर रहे थे रोहिंग्या, बांग्लादेश, पाकिस्तान जनता ने नहीं सुना, कर रहे थे। जनता ने नहीं सुना, जनता ने रीमा जी सुना, रीमा जी जनता ने सुना, जनता बदलाव चाहती थी। लेकिन ये जो रहमो करम है ना, वो सिर्फ ज्ञानेश कुमार की वजह से है। इसको मैं स्पष्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ। मतलब सारे वोट पड़े थे महागठबंधन को, और ईवीएम में जाते ही, जैसे वो आलू डालते ही सोना निकलता था, ईवीएम पर जाते ही वोट पड़ते थे आरजेडी को और निकलते थे बीजेपी को, है ना? ऐसा हो रहा था। आपने क्या वो तस्वीरें नहीं देखी? एनडीए को वोट पड़े, जो एक सीसीटीवी जो एक फुटेज आया हुआ था, वो हिमाचल का था या कहाँ का था? हाँ। किस तरीके से अधिकारी जो है वोट की चोरी कर रहा था? बिहार पर बात कर लीजिए ना आरजू जी। मैं बिहार के भी बात आ जाता हूँ ना। आपने नहीं देखे क्या? आपने देखे नहीं क्या? बिहार का कौन सा फुटेज था? बक्से आ रहे थे, खाली बक्से, खाली बक्से थे जिसमें आप लोगों ने आरोप लगाया कि ईवीएम है, लेकिन निकला कुछ नहीं उसमें, वो भी झूठ निकला। ईवीएम क्यों पड़ा हुआ रहता है? कचरे के डिब्बे में वो भी ईवीएम क्यों झूठ फेंका रहता है? वो सब तो यही तो बात है, यही तो बात है। फ्रेम में लाइए, यही बात है कि वीवीपैट की पर्चियां कौन बनाता है? ईवीएम मशीन डस्टबिन में क्यों फेंका रहता है? कचरे के डिब्बे में पाया जाता है। एजेंट जो आपके रहे, अरे सर सुनो ना आरजू खान जी, अब इस मुद्दे पर तो सुन लो कम से कम। आपके जो पोलिंग एजेंट थे ना, आपके जो पोलिंग एजेंट थे, आपके पोलिंग एजेंट क्या बिके हुए थे क्या? मैं तो सुन ही रहा हूँ ना। आपके पोलिंग एजेंट को किसने खरीद लिया था? और मैं सुन के आपके पोलिंग एजेंट किसने खरीदे हुए थे? आपके पोलिंग एजेंट को किसने खरीदा? जो साइन करके आए थे कागजों पर वहां पर इलेक्शन कमीशन के सामने, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद। वो पोलिंग एजेंट किसके थे? वो पोलिंग एजेंट, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक से किसने पैसा लेके खरीद लिया? पोलिंग एजेंट बिके हुए थे आपके। वर्ल्ड बैंक से किसने पैसा लिया और इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया? भाई पोलिंग एजेंट भी बिक गए, आरजेडी को तो फिर गहन चिंतन करने की जरूरत है। पोलिंग एजेंट भी बिक गए आपके। आइए भाई फ्रेम में डिबेट करना है। इस देश में विपक्ष प्रहरी होता है, शायद इस चीज को भूल गई है। और जो चौथा स्तंभ है वो अपना कर्तव्य। भाई ये अनोखी बात पता लगी है, आरजेडी के पोलिंग एजेंट भी बिक चुके थे। बिके हुए पोलिंग एजेंट के चक्कर में आरजेडी का ये, अरे इलेक्शन कमीशन बिक गया है, उस पे मुंह खोल लीजिए ना आप। पोलिंग एजेंट भी बिक गए। अब आप कैमरा मत बंद करना आरजू जी, आरजू है आपसे, हर बात पे आप वॉकआउट कर जाते हो ना। आपको क्या लगता है? मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। आपको क्या लगता है? आपके मतलब वन साइडेड डिबेट करने से हम चले जाएंगे क्या? अच्छा, आपको लगता है क्या वन साइडेड डिबेट? नहीं, आप बताइए ना, वर्ल्ड बैंक से कितना पैसा ले लिया था इलेक्शन कमीशन को खरीदने के लिए? बताइए निखिल जी, वर्ल्ड बैंक से कितना पैसा लिया? हिम्मत है आपके पास? निखिल जी बताइए। आपके पास? ओके निखिल जी बताइए। आपकी आवाज बंद कर दीजिए, आरजू खान की आवाज पहले बंद कर दीजिए। देखिए, वर्ल्ड बैंक किसी व्यक्ति को पैसा नहीं देती, वो गवर्नमेंट से कुछ शर्तों पर पैसा देती है। सरकार स्टेट एक्सचेकर के साथ सरकार ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकती, उसको रिपे करना होता है, उस पर ब्याज लगते हैं, ये सारी बातें हैं। अब ऐसे हवाई बकवास बातों का कोई मतलब नहीं। रीमा जी, दूसरी बात ये देखिए रीमा जी, आज आरजेडी को 25 सीटें आई और आरजेडी रुदन क्रंदन कर रही है। इससे बुरी स्थिति 2010 में थी, जब 23 सीटें आई थी। तब आरजेडी ने क्या किया था? 2005 के बाद बिहार से आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। 2015 में इनका वजूद इसलिए आया कि नीतीश जी के कंधे पर सवार होकर इन्होंने 75 सीटें लाई। लेकिन आरजेडी की हकीकत वाकई में स्थिति यही है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से हवाई एरोगेंस के साथ राजनीति कर रहे हैं, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता।
परिवार में कोहेरेंस नहीं, पार्टी में कोहेरेंस नहीं, गठबंधन में कोहेरेंस नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वे आर ट्राइंग टू पुल अपार्ट द इलेक्शन के एजेंडे को लेकर के खींचातानी थी। कोई तालाब में कूद रहा है। ठीक है, फाइनल कमेंट ऐसी एक लाइन में, उसके बाद वाजपेयी जी और आरजू खान। फाइनल कमेंट, देखिए मैं प्रशांत को अच्छी तरह से जानता हूं, मैं क्योंकि बैंकिंग में बिजनेसमैन बैंकिंग में रहा हूं। वर्ल्ड बैंक के अगर जो लोन होते हैं, हमने क्यों इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड नहीं किया है, अबेंस में रखा है, क्योंकि इंटरनेशनल जो लोन्स होते हैं आप उसके फंड्स डाइवर्ट नहीं करते। कोई वर्ल्ड बैंक आके नीतीश कुमार जी को कैश नहीं देता कि आप जाके अकाउंट में पैसे डालो। इसके टर्म्स कंडीशंस होते हैं, ये ऑडिटेड होता, ये इंटरनेशनल फंड्स ऑडिट करते। आपने इसको डाइवर्ट किया, इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग गिरेगी, आप इंडिया को लोन नहीं मिलेगा, इंडिया के सॉवरेन बॉन्ड्स गिरेंगे, रुपया क्रैश हो जाएगा। हम प्रशांत किशोर ने कुछ बोल दिया, हम उसको उठा रहे। क्या हमें लगता है कि जनता बेवकूफ है? हम क्यों जनता के सामने जाकर सच नहीं बोलते? आरजू खान जी, सच इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा पढ़ लिख करके और अच्छी पढ़ लिख करके रिसर्च करके अगर शो में आएंगे ना, तो थिएटरिक नहीं करनी पड़ेगी आपको कि आएंगे जाएंगे अपनी मर्जी के सवालों पे जवाब देंगे और जो जवाब देंगे उस पे एक्सपोज हो जाएंगे, जैसे अभी हुए। कुछ भी अनशन बनेंगे। आरजू जी, जवाब मेरे ख्याल से मिल गया होगा जवाब। और मैं इसी चीज को कह रहा हूं कि पहले बिहार के बिहारियों की कितनी थी, एक बिहारियों के कर्ज कितना था? आप बड़े बड़े बजट के सिंपल साइज दिखाते हैं और एक बिहारी 29,000 कर्ज में डूब गया है। आप वर्ल्ड बैंक से लेते हैं पैसा और माई मान बहन योजना का कॉपी करने के लिए 10-10 हजार इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधे घंटे पहले आप डाल देते हैं और कहते हैं कि हम सवाल ना करें। हम क्यों ना सवाल करें? इलेक्शन अब आपका मुद्दा ही भटक गया, अब आपका मुद्दा भटक गया। अगली बार आएंगे ना तो पॉइंट्स लेकर आना, सबूत लेकर आना, तब शो में आना है ना। इस तरह से नाटक करने का मतलब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए मैं समझ सकती हूं कि इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो बिफर भी रहा है और दुखी भी है, और सबसे ज्यादा दुख तो आरजेडी में है ना, क्योंकि भाई परिवार भी बिखर गया, छिन्न भिन्न हो गया, एक एक करके सारी पोलें खुल रही हैं, उसके बावजूद चैनल पर बैठ करके जवाब देता नहीं बन रहा है। इसलिए शायद इस तरह से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाना है। लेकिन चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।